एवरीवन, वेलकम टू आरएनए रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, क्रैश कोर्स में अनदर चैप्टर हम आज लेके आए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी लिविंग वर्ल्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी से समझते हैं कि कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं और मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है, क्या क्या है, और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चैप्टर में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम अपने टीम के बारे में बता दें। जैसा कि देख रहे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन हमारे आरएनए रिवॉल्यूशन की टीम है, जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अच्छे अच्छे कोचिंग्स के अंदर काम करा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे काम करा है। काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है और सारे के सारे आईआईटी ने, जिसमें राज गौतम सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, विष्णु श्रीमल सर मैथ्स, रजनीश चौधरी सर केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ मयूरी कश्यप, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोगों को पढ़ना है आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लिविंग वर्ल्ड था उसे खत्म कर दिया था। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा डार्क मोड में कर लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। यस, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चे लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग ये समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना उनके सिमिलर कैरेक्टर और डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, यानी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, यही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे किसको क्लासिफाई किया गया है? बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। सो लेट्स सी। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। जैसा कि बच्चों हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है, बहुत सारे क्या है, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल भी है। सो इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing। जैसे जैसे जिस जिस चीजों का नीड होता गया, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम होते गए। सो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक बोल सकते हो अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, दैट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, नॉट मूवमेंट बच्चों, हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन बोल सकते हैं। एरिस्टोटल ने 2 कैटेगरी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा। 2 कैटेगरी क्या रखा, एक रखा प्लांट तो दूसरा रखा एनिमल्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो लोकोमोट कर सकते हैं उन्हें रखा एनिमल्स के अंदर, और जो नहीं कर सकते उन्हें रखा प्लांट के अंदर। ठीक है, सो ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मॉर्फोलॉजिकल कहने का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, सो टू क्लासिफाई प्लांट इनटू, और फिर अगेन प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किस पे क्लासिफाई किया बच्चे लोग? हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, यानी 3। कौन कौन से? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, इन तीनों पे क्या किया इन्होंने, क्लासिफाई किया। किस? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन सा ग्रुप था? ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर कैसा है, इस बेसिस पे एनिमल्स को 2 ग्रुप दिया, एक इनेमा और दूसरा हो जाएगा बच्चे लोग एनेमा। ठीक है, एक तो इनेमा और दूसरा इन्होंने दिया एनेमा। वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल जिनके ब्लड का कलर रेड था उन्हें बोला इन्होंने क्या, इनेमा, और जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं था उन्हें इन्होंने रख दिया एनेमा के अंदर। सो दोज विच हैव रेड ब्लड, उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग? उसे बोला जाता है इनेमा। एंड दोज दैट डिड नॉट, उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हम लोग एनेमा। ठीक है, सो इन लीनियस, तो ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। एंड इसके बाद लीनियस
Linnaeus time a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed. मतलब फिर क्या हुआ, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, तो फिर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने, और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, बहुत आगे तक, अभी तक इसका मोस्टली क्या हो रहा था, यूज हो रहा था. बट दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब इस सिस्टम में हुआ क्या, सिर्फ प्लांटी और एनिमल किंगडम, दो किंगडम इन्होंने बना दिया. लीनियस सिस्टम में तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी यूकैरियोट्स थे, सब एक ही में आ गए. जितने भी यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर थे, वो भी एक ही में आ गए, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इसे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. सो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, दिस डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन एल्गी की बात करें तो नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई ऑर्गेनिज्म, इन सबको ये क्लासिफाई नहीं कर पाए. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चे लोग. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से. So classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand in spite a large number of organism did not fall into either category. ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे organism एक ही कैटेगरी में आ जाए, जैसा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में लीनियस ने किया, इसीलिए फिर इनके सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया. Hence two kingdom classification system used for a long time was found inadequate and a need was also felt for including beside ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं, और भी कैरेक्टर, अदर कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेल्यूलोजिक है, काइटिन का बना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, हैबिटेट कैसा है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, कैसा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, अगर सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है तो कैसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पास्ट के ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ को लेते हुए हमें क्लासिफिकेशन करना होगा. तो इस वजह से जो टू किंगडम सिस्टम थे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया और उसके बाद इन सारे बेसिस को कंसिडर करते हुए बच्चों क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया. ठीक है, अब तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम. बहुत सारे चेंजेस आते गए कोपलैंड ने, हैक्कल ने. ठीक है, अलग अलग 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स have been constant under all different system and the understanding of what groups या organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been क्या understood differently by different scientists over time. अलग अलग classification system इसके बाद आते रहे. So जो important है यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों, क्या important है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. इंपॉर्टेंट इज कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल ने दिया था. इन्होंने क्या बताया, एरिस्टोटल ने, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट बोलिए या लोकोमोशन, ज्यादा करेक्ट क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन. जो एरिस्टोटल है इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, क्या क्या, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स. प्लांट को में इन्होंने वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा, प्लांट में इन्होंने वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि लोकोमोट नहीं कर सकते थे, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते थे. विच डू नॉट लोकोमोट, विच डू नॉट क्या लोकोमोट. तो उन्होंने इसको एरिस्टोटल ने प्लांट के अंदर रख दिया और जो लोकोमोट कर सकते थे उन्हें किसके अंदर रख दिया, एनिमल्स के अंदर रख दिया. ठीक है, फिर फर्दर बच्चे लोग आगे इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम प्लांट को डिवाइड किया 3 कैटेगरी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर. कौन कौन सा, हर्ब्स, जो सबसे छोटे प्लांट थे जिनके स्टेम ग्रीन कलर के काफी थिन होंगे, दैट इज हर्ब्स. दूसरा इन्होंने रखा श्रब्स, जिसके स्टेम मीडियम इंटरमीडिएट साइज के होंगे, थिन ही होंगे, लंबे होंगे, मतलब इंटरमीडिएट साइज के होंगे तो श्रब्स. और जो बड़े बड़े घने घने पेड़ होंगे, स्टेम्स मोटे मोटे होंगे, दैट इज
ट्रीज। ठीक है, तो ये थे प्लांट्स। एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लड का कलर कैसा है, रेड है या नहीं है, इस बेसिस पे एनिमल्स को भी उन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर रख दिया। कौन कौन सा? एनिमल्स को रखा एनिमा और इनेमा। एनेमा और इनेमा। इनेमा वैसे को बोला जिनके ब्लड का कलर, यानी ब्लड कलर इज इक्वल टू क्या? रेड। ब्लड कलर अगर रेड है तो दैट इज इनेमा, और अगर नहीं है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट में नहीं होता है, तो उसे इन्होंने रख दिया किसमें? ब्लड कलर इज नॉट इक्वल टू रेड, तो उसे रख दिया इन्होंने एनीमा के अंदर। ठीक है, सो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो एरिस्टोटल ने दिया था। देन आफ्टर आया लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। वन इज प्लांटी, तो अनदर वन इसमें जो था दैट इज एनिमैलिया। एक प्लांटी तो दूसरा एनिमैलिया। बट इन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, नॉन फोटोट्रॉपिक है ऑर्गेनिज्म, इन सारी चीजों को, मतलब बहुत सारे चीजों को, जैसे कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, ये सारा कुछ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कार्ड किया गया। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, एक और किंगडम आ गया, प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें फिर एक और ग्रुप ला दिया गया, बेसिकली मोनेरा। फिर बच्चे लोग लास्टली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम लोग अभी स्टडी करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया, जिसमें फिर एक फंजाई भी ग्रुप आया। तो मतलब जो भी पहले कैरेक्टर नहीं कंसिडर किए गए थे उन सब के बेसिस पे स्टार्ट हो गया क्या? क्लासिफिकेशन होना। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने? आर.एच. विटेकर ने। याद रखना, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया बच्चों? आर.एच. विटेकर ने फाइव किंगडम। अब तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। जो आर.एच. विटेकर के फाइव किंगडम है, एक्चुअली में हम उन्हीं पांचों किंगडम को पढ़ते हैं, बट इनका जो फाइव किंगडम है उनको सिक्स किंगडम के अंदर डाला है कार्ल वूज ने। सिक्स किंगडम जो है, एक्चुअली किंगडम तो पांच ही है, बट सिक्स किंगडम को तीन डोमेन के अंदर अरेंज किया है। तीन डोमेन के अंदर अरेंज किया है किसने? कार्ल वूज ने। ये नीट का रिसेंट आस्क क्वेश्चन है। कार्ल वूज ने क्या किया? तीन डोमेन के अंदर अरेंज किया है। एक यूकैरिया, दूसरा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आर.एच. विटेकर के फाइव किंगडम कौन कौन से हैं, देन हम डोमेन वोमेन की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले जो कैरेक्टर यानी जो बेसिस लिया गया क्लासिफाई करने के लिए, तो क्या लिया आर.एच. विटेकर ने? सेल टाइप। सेल टाइप कैसा है, यानी प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सो वही मोनेरा की बात करें, पांच किंगडम जो कौन कौन से थे बच्चे लोग आर.एच. विटेकर का? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। इन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो मोनेरा किंगडम होगा, ओनली किंगडम जो कि क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। बाकी सारे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। फिर आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, सेल वॉल का कंपोजिशन की हम बात करेंगे। मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस यानी पॉलीसेकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड का बना होता है, नॉन सेल्यूलर होता है। ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होता है कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है, ऑफ कोर्स सेल्यूलोजिक ही होगा। फंजाई की बात करें तो प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, बट विदाउट, सेल्यूलोज नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट विदाउट सेल्यूलोज। यहाँ पे सेल्यूलोज की जगह पे क्या होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है, आप पढ़ोगे आगे। ठीक है। फिर प्लांटी की बात करें तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और सेल वॉल एनिमल्स में तो एब्सेंट ही होता है, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। बाकी सारे में क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। फिर आ जाते हैं बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी सेल्यूलर ग्रेड कैसा है। मोनेरा की बात करें तो इसमें सेल प्रेजेंट है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटिस्टा की बात करें, अगेन यहाँ पे सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई में,
मतलब यहाँ सेल्यूलर कहने का मतलब क्या है बच्चे लोग, यूनिसेल्यूलर। सेल्यूलर कहने का मतलब क्या है, बात कर रहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा। फंजाई की बात करें ये मल्टीसेल्यूलर है, लूज टिश्यूज इसमें प्रेजेंट है। प्लांटी की बात करें तो इसमें टिश्यू और ऑर्गन भी आपको मिलेगा, और एनिमालिया की बात करें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि टू किंगडम के अंदर नहीं कंसिडर किया गया, बेसिकली फोटोट्रॉपिक है या नॉन फोटोट्रॉपिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी ऑटोट्रॉपिक में दो, कीमोसिंथेटिक केमिकल के प्रेजेंस में भी खुद फूड प्रिपेयर करेगा, लाइट के प्रेजेंस में भी करेगा, यानी ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक ऑफ कोर्स होता है जैसे कि सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें तो ये कैसा होता है, यहाँ भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी फोटोसिंथेटिक, एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। फंजाई की बात करें तो यहाँ हेटरोट्रॉपिक यानी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। सैप्रोफिटिक कहने का मतलब क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। पैरासिटिक मतलब जो होस्ट के बॉडी में रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लांटी की बात करें बच्चों तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगेन यहाँ पे कैसा होता है, जैसे कि आपको पता ही पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, फोटोसिंथेसिस करना है ना, बेसिकली ग्रीन प्लांट जितने भी है। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमालिया में बात करें तो हेटरोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक भी हो सकता है, सैप्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सो बेसिकली ये सारे कैरेक्टर किसने लिया, आर.एच. विटेकर ने लिया। तो चलिए एक बार इसको अगेन हम बात कर लेते हैं। आर.एच. विटेकर 1969 में, कब, डेट्स वगैरह जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, डेट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेट से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। सो आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो कौन कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। याद ऐसे रखना है, जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक किंगडम है, बाकी सारे यूकैरियोटिक किंगडम है। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, बाकी सारे आगे क्या हो जाएंगे, मल्टीसेल्यूलर हो जाएंगे। ठीक है, So the main criteria for classification used by him include, अब इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे हमने ऑलरेडी देख लिया है टेबल के फॉर्म में। दैट इज सेल स्ट्रक्चर विच मींस प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, विच मींस ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक भी है तो कीमोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है तो सैप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, पैरासिटिक है। अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग किंगडम के अंदर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पास्ट के ऑर्गेनिज्म के साथ इनका क्या रिलेशन है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बेसिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पास्ट के ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। टेबल जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, मतलब 5 किंगडम के अलग अलग जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड the issues and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system include क्या क्या, bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, फर्स्ट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। मतलब पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या किया गया था, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, जिम्नोस्पर्म को, सबको प्लांट के अंदर रख दिया गया। एंड द कैरेक्टर दैट अनयूनिफाइड दिस whole kingdom was that कि all organism included had a cell wall in their cell। मतलब ये जो सारे को एक प्लांट के अंदर रख दिया गया था, इसके पीछे रीजन ये था, एक ही कैरेक्टर लिया गया था, दैट इज सेल वॉल का प्रेजेंस। ये तक नहीं देखा गया कि सेल वॉल क्या, सारे में जो सेल वॉल है
उनका कंपोजिशन क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा टेबल में कि मोनेरा में जो सेल वॉल है वो किसके बने हैं? वो बने हैं बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेंस बोल सकते हैं हम लोग। और फंजाई की बात करें तो उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना है, फिर कहीं पे सेल्यूलोज है, कहीं पे नहीं है। सो इस बेसिस पे पहले किया गया था, बट आर.एच. विटेकर ने इन्हें क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। सो दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी with other group which were eukaryotic, which means यहाँ पे क्या हुआ? जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक साथ एक ग्रुप के अंदर आ गए, ठीक है, जो कि क्या था? विच वेयर यूकैरियोटिक। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेल्युलर। मतलब इन्होंने पहले क्या हुआ था? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर सब एक साथ रख दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। किसके अंदर रखा गया था इसको? एल्गी के अंदर। सो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉपिक ग्रुप यानी फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। दो नेक्स्ट देखते बच्चे लोग। Though they also showed a characteristic difference in their wall composition, जैसे कि फंजाई का जो वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है सेल वॉल, while the green plant का किसका बना होता है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है। तो इन सारे कैरेक्टर को जब कंसिडर किया गया तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। So, when such characteristics were considered, fungi were placed in a separate kingdom. Fungi को अलग सेपरेट किंगडम के अंदर प्लेस किया गया, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें मोनेरा के अंदर डाल दिया गया। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया, ठीक है ना। सो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अर्लियर इसे प्लेस किया गया था एल्गी में, ठीक है, विच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल kingdom, which lack it. It has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom. अलग अलग kingdoms के अंदर place किए गए थे, उन्हें एक kingdom के अंदर लाया जिनमें similarities है. So this happened because the criteria for classification change. ठीक है, so this kind of changes will take place in the future too. जैसे कि फिर से changes आया और कार्ल वूज ने 6 kingdom classification दिया, ठीक है, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship between phylogenetic relationship, ठीक है. Over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it also phylogenetically, that is based on evolutionary relationship. ठीक है बच्चों. Now आगे देखते हैं. तो ये तो आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार बच्चों, मतलब जो भी किंगडम्स है उसको पढ़ने से पहले एक बार मैं कार्ल वूज का भी क्लासिफिकेशन बता दूं. कार्ल वूज ने क्या किया बच्चों? कार्ल वूज ने 3 डोमेन दिए. कौन कौन से? 3 डोमेन दिए, याद रखिएगा कौन कौन से. एक तो आर्की, एक आपका दिया बैक्टीरिया, और एक आपका कौन सा दिया बच्चे लोग? एक आपका दिया यूकैरिया. इन्होंने क्या किया यहां पे, बस चेंज ये है कि आर्की बैक्टीरिया, यानी जो आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मोनेरा किंगडम है उसमें 2 बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. तो जो आर्की बैक्टीरिया है उन्हें इन्होंने अलग डोमेन यानी आर्की डोमेन के अंदर रखा, आर्की बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया को रखा, और बाकी जितने भी किंगडम है यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, इन सब को यूकैरियोट्स के अंदर रखा, यूकैरिया के अंदर रखा. तो ये 3 डोमेन कार्ल वूज ने दिए. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोटिस्टा के क्या है, fungi of the Whittaker system of classification, the kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively. So will be dealt with these separately in chapter 3 and 4. यानी plant kingdom, animal kingdom तो खैर आपका एक अलग से चैप्टर ही है, बट बाकी सारे किंगडम्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम किंगडम मोनेरा से. ठीक है बच्चों.
सो किंगडम मोनेरा से हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा की बात करें, सो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया किंगडम। मोनेरा किंगडम की हम बात करते हैं, इसका मतलब हम बात बैक्टीरिया की ही कर रहे हैं, ठीक है। दे आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया मोनेरा। सो बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ अ सॉइल। एक मुट्ठी सॉइल आप उठा लीजिए, उसमें क्या होंगे? बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में ही मिलता है, ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर मिलते हैं, विच इज आर्की बैक्टीरिया। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिलता है, हाईली एसिडिक कंडीशंस के अंदर ये मिलता है, ठीक है। सच एज हॉट स्प्रिंग, देखो दिया भी हुआ है, इसका तो टेम्परेचर उतना ही रहता है। नाउ डेजर्ट्स, डेजर्ट का भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। स्नो, डीप ओशंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मतलब वैसी जगहों पे जहां पे कोई अदर लाइफ फॉर्म बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, उन सब जगहों पे आराम से रहता है, ठीक है। So many of life in or on other organism as parasite, बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। द स्फेरिकल कॉकस, यानी जो स्फेरिकल शेप का होगा दैट इज कॉकाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बैक्टीरिया है कैसा है? इस तरह का स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा तो उसे बैसिलस बोलेंगे, प्लूरल बैसिलाई, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? बैसिलाई। उसी तरह दी कॉमा शेप्ड विब्रियम, कॉमा शेप्ड क्या होगा बच्चे लोग? कॉमा शेप्ड होगा तो विब्रियम, यहाँ देखिए दिस इज विब्रियो, बहुत सारे हैं तो विब्रियो कॉमा शेप का होगा, इस तरह का, ठीक है। क्या होगा? कॉमा शेप का होगा। नाउ स्पाइरल होगा इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो स्पाइरिलिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरी के अंदर, जो कि हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। दो दी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सिमिलर है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनके बिहेवियर की बात करें तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह से अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग बिहेव करते हैं। सो कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो दी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बच्चों इससे भी नीट में क्वेश्चन आया है, तो पूछा क्या गया था? विच organism shows most extensive metabolic diversity, तो आंसर क्या होगा बच्चों? बैक्टीरिया। ये जो होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब बॉडी तो अगर देखा जाए स्ट्रक्चरली तो काफी सिंपल है, बट इनका जो रिएक्शंस, इनके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। सो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट के प्रेजेंस में अगर अपना फूड बना रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। सो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप, और ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, ठीक है। बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसे हम सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। सो अब आ जाते हैं, जो बैक्टीरिया होता है 2 तरह का होता है बच्चों। बैक्टीरिया जो होता है वो 2 तरह का होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो एक होता है फॉल्स बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट के अंदर रहता है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। और वैसा बैक्टीरिया जो कहाँ रहता है? जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रहता है, दैट इज यू बैक्टीरिया। एक्चुअली में दिस इज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या होता है? यही होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल,
सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये बहुत ही हार्श हैबिटेट के अंदर रहता है, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, बहुत ज्यादा जो सॉल्टी एरियाज है उसके अंदर रहेगा, जैसे कि हेलोफिल्स हो गया, ठीक है। हॉट स्प्रिंग में भी रहता है, जैसे कि थर्मो एसिडोफिल्स हो गए, ठीक है। ये क्या रहता है, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है ये काफी ज्यादा रहता है, एसिडिक कंडीशंस रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। मार्शी एरियाज में जैसे कि मिथेनोजन यानी मिथेन कंटेनिंग एरियाज। सो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। होता क्या है बच्चे लोग, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ये बाकी बैक्टीरिया से अलग रहता है, और इसके अंदर इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, जिसके कारण इसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होता है और इसे कुछ सेंस ही नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंसिटिविटी ही नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसा क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या, एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। इनके सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, जिसके कारण से ये इसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। तो ये आपको क्या होता है, एक्सट्रीम हैबिटेट में मिलता है, एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है, ठीक है। सो मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज, जैसे कि काउज हो गया, बेफेलोज हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या, मीथेन, मीथेन प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। नाउ इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, यू बैक्टीरिया क्या है, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, और आप बोल सकते हो ट्रू बैक्टीरिया। They are characterized by the presence of क्या, rigid cell wall and if motile a flagellum. The cyanobacteria also referred to as, जिसे हम क्या बोलते हैं, blue green algae, have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthetic autotroph. कैसे होते हैं, photosynthetic autotrophs होते हैं, ठीक है। The cyanobacteria जो होंगे बच्चों कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, पोलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। सो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय किससे, जिलेटिनस शीट से। किससे सराउंडेड होते हैं बच्चे लोग, जिलेटिनस शीट से। ये एक म्यूसिलेजिनस शीट होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन दी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्या फॉर्म करते हैं, ब्लूम्स फॉर्म करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नॉस्टॉक एंड एनाबेना इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इससे जो एनर्जी रिलीज होता है इसका यूज करते हैं। नाउ दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। एंड द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स एंड दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। इनका यूज किसमें किया जाता है, बेसिकली कर्ड बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। हर तरह से क्या होता है, इनका यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ जो होते हैं ये क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। पैथोजन कहने का मतलब जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सो कुछ एज अ पैथोजन भी रहते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट पैरासाइट जिन्हें हम बोल सकते हैं, एनिमल्स को भी एंड पेट्स को भी। सो जैसे कि
cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known diseases caused by different bacteria. अलग अलग बैक्टीरिया से ये diseases होते हैं. Now bacteria reproduce mainly by reproduction की बात करें तो बैक्टीरिया mainly reproduce कैसे करता है? By fission. कैसे रिप्रोड्यूस करता है बच्चों लोग? बाय फिजन. समटाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस क्या? स्पोर प्रोड्यूस करता है जो कि कवर्ड रहता है, बेसिकली एंडोस्पोर हम बोलते हैं, जो कि काफी टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए. सो दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. ठीक है. The mycoplasma are organism that living cell known and can survive without oxygen. बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plant. बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरिया. इसके बारे में कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है क्लास के अंदर, तो आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है वो किसके अंदर आ जाते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. और बाकी एक आध दो एक्सेप्शंस होंगे. फंजाई के अंदर मिलते हैं एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. सो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है उनको प्लेस किया गया है अंडर प्रोटिस्टा. किसके अंदर प्लेस किया गया? प्रोटिस्टा के अंदर. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जिनमें कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स का भी होगा, प्लांट जैसा भी होगा, फंजाई जैसा भी होगा. दैट्स व्हाई इसका बाउंड्री लिमिटाइज नहीं होता है. सो व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. ठीक है. सो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा. ठीक है. इन सबको रखा गया है किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर. सो मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. पहली चीज तो जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनका हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक है. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. इसीलिए बोला जा रहा है कि इसके बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड नहीं है. यूकैरियोटिक होते हुए द प्रोटिस्टल सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड क्या? न्यूक्लियस. और दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक किंगडम. क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक किंगडम. एंड अदर मेंबर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ऑफ कोर्स यूकैरियोट से तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो मिलेगा. कुछ में आपको फ्लैजेला भी देखने को मिलेगा और सीलिया भी देखने को मिलेगा. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्या? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स की अगर बात करें बच्चों, क्राइसोफाइट्स का देखिएगा ध्यान से. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. इस ग्रुप में क्या आ जाता है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डेस्मिड्स बोलते हैं. सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट. ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन एनवायरमेंट में भी मिलते हैं. और ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली. पैसिवली कहने का मतलब क्या होता है? वाटर के करंट का डायरेक्शन जिधर होगा उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. सो इन वाटर करंट एग्जांपल प्लैंकटन. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ज्यादातर जो इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. सो इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल. जैसे सोप बॉक्स होता है ना, बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है. विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. मतलब इस तरह से, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं. द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो वॉल होते हैं आर एम्बेडेड विथ क्या? सिलिका. और दस वॉल आर कैसे होते हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल. एंड दैट्स व्हाई बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या फॉर्म कर देते हैं? बेसिकली डायएटोमेसियस अर्थ फॉर्म कर देते हैं. दस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, जहां रहते हैं वो. एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायएटोमेसियस अर्थ. या इसे हम एक और नाम देते हैं, दैट इज किसलेगर.
ठीक है, ये नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ये भी याद कर सकते हो। सो बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, मतलब ये क्या होता है, ग्रिटी होता है तो इसको पॉलिश करने में इसका यूज किया जाता है। फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, क्रायोसोफाइट्स के, डायटम्स के। नाउ अब आ जाते हैं दूसरा, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें बच्चों, सो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, ज्यादातर ये मराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। They appear yellow, green, brown, blue और red depending on the main pigment present in their cell। इनके सेल में कौन सा मेन पिगमेंट है इस पे डिपेंड करेगा कि येलो कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ब्राउन कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे। ठीक है, द सेल वॉल हैज a stiff cellulose plate on their outer surface. Most of them have two flagella। ज्यादातर इनमें क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक जो होता है ट्रांसवर्सली इन अ फरो, ग्रूव में से निकलता है बेसिकली बिटवीन दी वॉल प्लेट। जैसा कि आप इस इमेज में क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्टूडेंट। ये अगर देखा जाए तो एक तो मान लेते हैं ये, ठीक है, तो एक तो मान लेते इधर लैटरली निकला तो एक ग्रुप में से इस तरह से निकलेगा। इस तरह का क्या होता है, कुछ रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया। सो हेट्रोकॉर्न फ्लैजिला बेसिकली बोलते हैं। सो वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट जैसे कि गोनियोलेक्स, ठीक है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतना ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है, दे मेक दी सी अपीयर्स रेड टाइड्स। तो एक चीज आपको याद रखना बच्चे लोग, रेड टाइड अगर आपसे पूछा जाए रेड टाइड कौन फॉर्म करता है तो आपका आंसर हो जाएगा गोनियोलेक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोनियोलेक्स यानी डायनोफ्लैजिलेट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर ऑफ द सी किसके कारण होता है, रेड कलर ऑफ द सी किसके कारण होता है, सॉरी, रेड कलर ऑफ द सी किसके कारण होता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम एल्गी के कारण होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इरिथ्रियम। ठीक है, सो नाउ तो यहां पर रेड टाइड किसके कारण होगा, गोनियोलेक्स के कारण होगा। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक दी सी अपीयर्स रेड टाइड। सो टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल दी मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग। ठीक है, पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग, समझ में आई बात। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं यूग्लिनॉइड। नेक्स्ट आ जाते हैं यूग्लिनॉइड, और इस फिश को क्या खाता है, अगर मैन खाता है तो मर जाता है, मतलब उसको ये डिजीज होता है बेसिकली। सो यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। अनदर आपका क्या हो जाता है, एक तो हमने पढ़ा क्राइजोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा प्रोटिस्टा यूग्लिनॉइड, यूग्लिना जिसका एग्जाम्पल है बेसिकली। ठीक है, सो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर इसमें कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, स्थिर वाटर में क्या होते हैं, मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसे बोला जाता है पेलिकल। मतलब सेल वॉल के अलावा इनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनके बॉडी को कैसा बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, एक बड़ा सा होता है, एक छोटा सा फ्लैजिला होता है। ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट है तो ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, और व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotroph। इसीलिए बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल, मतलब बाकी अदर किंगडम्स का। ठीक है ना, सो बाय प्रेडेटिंग ऑन दी अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे लोग, यूग्लिना, इसका यूग्लिनॉइड यूग्लिना एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं स्टूडेंट। सो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing organic material. So under suitable condition they form an aggregation जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम।
सुटेबल कंडीशंस के अंदर ये क्या फॉर्म करते हैं, एग्रीगेशन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiate and form fruiting body. Unfavorable, ये fruiting body फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होता है, याद रखना। तो ये फंजाई जैसा कैरेक्टरिस्टिक, तो प्रोटिस्टा में आप देख रहे हो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, हर जैसा कैरेक्टरिस्टिक है, बियरिंग स्पोर एट देयर टिप एंड दीज स्पोर्स प्रोसेसेस थ्रू सेल वॉल. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air current. So that is about क्या, slime molds. Next आ जाते हैं protozoa. Next is protozoa. All protozoas आर हेट्रोट्रॉप्स, जितने भी प्रोटोजोन्स है वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, एंड लाइव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, और कैसे रहते हैं, एज अ प्रीडेटर या पैरासाइट. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. इन्हें बोला जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है प्रोटोजोन्स. दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन. कौन कौन सा, पहला आ जाता है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर. ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में. एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फिट. ठीक है, ये मैंने जैसे कि इस तरह से होता है ना, दिस इरेगुलर शेप, तो ये क्या करते हैं, जब भी इनको अपना फूड दिखता है तो ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन इस तरह से करेंगे, और इस स्यूडोपोडिया में क्या करते हैं, के थ्रू फूड को अंदर ले लेते हैं. सो बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फिट एज इन अमीबा, मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस. मेराइन फॉर्म में क्या होता है, सिलिका सेल्स इनके सरफेस पे होता है. एंड सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा as a basically ant amoeba as our parasite. Now दूसरा आ जाता है flagellated protozoans. Of course नाम से ही समझ में आ रहा होगा, the member of this groups are either free living या parasitic. कैसे होंगे, free living होंगे या parasitic होंगे, दे, और इनमें क्या होगा, flagellated protozoans है ना. So the parasitic form cause disease. कौन कौन से, sleeping sickness, example trypanosoma. उसी तरह नेक्स्ट आ जाता है सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसमें क्या होगा, इस तरह से सीलियरी बॉडी होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से. सो दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. ठीक है, दे हैव अ कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गलेट, that open to the outside of the cell surface. The coordinated movement of row of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. Example paramecium. अब क्या होता है, इनका coordinated movement होता है, जैसे रो में आप चलते हो एक पर्टिकुलर रो में, तो आगे वाला चलेगा तभी पीछे वाला मूव करेगा, तो बिल्कुल इस तरह से coordinated movement होता है. So this is about ciliated protozoan. Another one is sporozoan. This include diverse organism that have an infectious spore-like stage in their life cycle, and the most notorious is क्या बोला जाता है बच्चों लोग, प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट, which cause malaria, which has staggering effect on the human population. मलेरिया के बारे में पता भी होगा बच्चों आपको. नेक्स्ट किंगडम आ जाते हैं बच्चों लोग, किंगडम फंजाई. नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई. तो हमने मोरेरा और प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा. नेक्स्ट इज फंजाई. फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. फंजाई में क्या आ जाता है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है. दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के मामले में ये बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी शो करता है, कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है. सो व्हेन योर ब्रेड डेवलप अ माउथ और योर ऑरेंज रॉट, इट इज बिकॉज ऑफ फंजाई. किसके कारण होता है बच्चों, फंजाई के कारण होता है. सो कॉमन मशरूम यू ईट. अगर हम मशरूम की बात करें, बेसिकली सॉरी, मशरूम यू ईट, ये भी क्या है, फंजाई. एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई. व्हाइट स्पॉट, व्हाइट धब्बे जो आपको दिखने को मिलते हैं मस्टर्ड लीफ पे, वो भी क्यों होता है, ड्यू टू पैरासिटिक फंगस. तो सम यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे कि ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, एंड अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल.
Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotic. Example हो गया penicillium. So fungi are cosmopolitan. Cosmopolitan का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कि हर जगह मिलता है, ठीक है, and occur in air, water, soil and on animals or plant पे भी. So they prefer to grow in warm and humid places. जहां पे नमी होता है, warm places होता है, वहां पे ये grow करना ज्यादा पसंद करते हैं. So have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going क्या bad due to bacterial और fungal infections. क्योंकि रेफ्रिजरेटर पे आप रखोगे तो ठंडा इन्वायरमेंट रहेगा तो फंजाई ग्रो नहीं करेगा. तो with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous. कैसा होता है fungi? filamentous होता है. Their bodies consist of क्या? long cylinder thread like structures, जिसे क्या बोला जाता है? hyphae. मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. अब ये hyphae जो होता है सेप्टा भी प्रेजेंट हो सकता है, तो सेप्टेट हाइफी बोलेंगे, या सेप्टा नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सिंसियल कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है. सो द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम. तो इस हाइफी का जो नेटवर्क होता है, मान लो ब्रांच्ड हाइफी है बहुत सारे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली माइसेलियम बोलते हैं. सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड दीज आर बोला जाता है बच्चों सिनोसिटिक हाइफी. सिनोसिटिक हाइफी मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है. अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल. अदर में क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं, क्रॉस वॉल्स होते हैं इन देयर हाइफी. द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. जो फंजाई के सेल वॉल है वो किसके बने होते हैं? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं, ठीक है. जैसा कि पहले बताया है, पहले भी बताया मैंने, ठीक है. So the cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide which is carbohydrate. So most fungi are heterotrophic. ज्यादातर fungi कैसे होते हैं? heterotrophic होते हैं and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence इसे क्या बोला जाता है? saprophytes बोला जाता है. Those that depend on living plant and animals उन्हें हम बोलते हैं are called parasite and they can also live as symbiont in association with algae तो lichens और with roots of higher plants तो क्या बोलेंगे? mycorrhiza. Symbiotic association क्या होता है? जिसमें दोनों ही organism जो associate हो रहे हैं उनको फायदा होता है. So reproduction in fungi can take place by vegetative means also, जैसे कि fragmentation हो गया, fission हो गया, budding हो गया. fragmentation में क्या होगा? जो माइसेल वो जो हाइफी है वो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और हर फ्रेगमेंट कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा. फ्यूजन में क्या होता है? ये जो है एक था, एक सेल से क्या हो जाएगा? दो डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है. और बर्डिंग में क्या होगा? अगेन जो एक बॉडी है इस पे बर्ड डेवलप करेगा, अंदर भी डेवलप कर सकता है, बाहर भी डेवलप कर सकता है और जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा बॉडी से अलग हो जाएगा सुटेबल सबस्ट्रेटम में और एक नया माइसेलियम बना देगा. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कॉल्ड कोनिडिया, ठीक है. और स्पोरेंजियोस्पोर, एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, ठीक है. कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय oospore, ascospore and basidiospores. So the various spores are produced in distinct structure जिसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी. मतलब फंजाई की बहुत सारे मेंबर में आपको क्या देखने को मिलता है? फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर क्या मिलता है? स्पोर बनता है. So the sexual cycle involve the following 3 स्टेप. कौन कौन सा? पहला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के बीच जो सेल है उनके बीच क्या होगा? फ्यूजन होगा. इस तरह से दो सेल था और इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किए, इनके न्यूक्लियस तो अभी भी है. फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर, फिर न्यूक्लियस इनके आपस में फ्यूज करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी. फ्यूजन न्यूक्लियस का. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, और फिर क्या होगा? जो मियोसिस होगा जाइगोट में रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है. सो व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, क्या होते हैं? दो हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप आर कम टुगेदर एंड फ्यूज. एक साथ आते हैं और क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं. इन सम fungi the fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cell यानी 2n. However, in other fungi यानी Ascomycetes and Basidiomycetes and intervening dikaryotic stage यानी n plus n that is 2 nuclei per cell occur. Such a condition को हम क्या बोलते हैं? Dikaryon. इस condition को क्या बोलते हैं? Dikaryon. And the phase is called dikaryotic phase of fungus. और इस phase को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? Dikaryotic phase fungus का. मतलब किसी किसी में क्या होता है?
बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो ऐसे ही रह जाते, विच मीन्स मतलब सेल का फ्यूजन हो गया और दो न्यूक्लियस अभी है, फ्यूज नहीं किया, इमीडिएटली फ्यूज नहीं किया, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड बेसिकली डाइकैरियोन। कुछ में आपको देखने को मिलेगा, हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, समझ में आएगा आपको। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, फिर बाद में चल के पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और सेल डिप्लॉयड हो जाता है। सो फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर, तो फंजाई क्या फॉर्म करता है, अगेन फ्रूटिंग बॉडी जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर, जिससे क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis for the division of the kingdom into various classes, और इसी बेसिस पे जो फंजाई है इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग 4 क्लासेस के अंदर। सो बेसिकली वन इज फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, कहाँ मिलते हैं ये, एक्वाटिक हैबिटेट में, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग वुड पे भी मिल रहे हैं, डैम्प प्लेसेस पे, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट पे एज अ पैरासाइट मिलते हैं। ऑब्लिगेट मतलब बेसिकली जो कंपलसरी होता है, तो एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ये प्लांट पे मिलेंगे। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, माइसेलियम कैसा होगा, एसेप्टेट और सिनोसिटिक होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बच्चों, जूस्पोर से, मोटाइल और बाय ए प्लानोस्पोर दैट इज नॉन मोटाइल, ठीक है। सो दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस, ये जो स्पोर्स होते कैसे होते, अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस होंगे, यानी बॉडी के इनसाइड ही क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे बेसिकली, ठीक है। सो दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो अगर गैमेट्स जो फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का, दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस कहाँ, स्पोरेंजियम में, एंड जाइगोस्पोर आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनता है। ये अगर सेम तरह के गैमेट होंगे, ठीक है, सिमिलर साइज के, तो आइसोगैमी, विच में बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर डिसिमिलर साइज के गैमेट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमी, और एक बड़ा होता है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट लार्ज और मोटाइल होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं ऊगैमस। तो आइसोगैमस भी हो सकता है, डिसिमिलर यानी एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, जैसे कि म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया दैट इज ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो दैट इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। बच्चों इसके एग्जांपल्स याद करने के मैंने ट्रिक भी हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली हम बोलते हैं सैक फंजाई, क्या बोलते हैं बच्चों, सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेल्युलर, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, और मल्टीसेल्युलर एग्जांपल इज पेनिसिलियम। दे आर सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस, ठीक है, ग्रोइंग ऑन डंग। सो माइसेलियम जो इसके होंगे बच्चे लोग कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट। माइसेलियम जो इसका होगा वो कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर जो होंगे कोनिडिया होंगे, जो कि क्या होता है बेसिकली बाहर के तरफ फॉर्म होते हैं, एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं, ठीक है। आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम, जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसका बड़ा लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्टूडेंट, बहुत ही लंबा चौड़ा सा इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टिग्मेटा एंड ऑल ये सारे कुछ आते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने सोचा था इमेज दिया होगा बट नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया भी है। सो कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, और यही कॉनिडिया जो है जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करता है, माइसेलियम। सो सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई, कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंडोजिनसली ऑन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर एस्कस। सो दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसे क्या बोला जा रहा है बच्चे लोग, एस्कोकार्प बोला जा रहा है, ठीक है। नाउ सम एग्जांपल आर, जैसे कि एस्परजिलस, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हो गया एस्परजिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, जैसा कि आगे आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स वगैरह में पढ़े भी होगे कि न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है ज्यादातर बायोटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मेनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड बफेल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डिलीशियस, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, डिलीशियस माना जाता है बेसिकली। सो दैट्स ऑल अबाउट किसके बारे में, दैट्स ऑल अबाउट
दैट्स ऑल अबाउट बेसिकली स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, ठीक है। कॉमनली नोन बेसिडियोमाइसिटीज ये कहां ग्रो करते, ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। एग्जांपल रस्ट एंड स्मट। द माइसेलियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेपरेट होते हैं। इसके भी जैसे एस्कोमाइसिटीज में भी हमने पढ़ा कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे और सेपरेट होते हैं, उसी तरह बेसिडियोमाइसिटीज के भी कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे और सेपरेट होंगे। जो एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगैमी इज brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain or genotype. The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to क्या, basidium, ठीक है। Karyogamy and meiosis take place in the basidium. Karyogamy and meiosis कहाँ होगा, basidium में। प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। ये भी कहां प्रोड्यूस होगा, बेसिडियम पे, सिंगल प्लूरल बेसिडिया। एंड द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी जिसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो यहां पे भी आपको फ्रूटिंग बॉडी मिला, एस्कोमाइसिटीज में भी मिला। तो सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस यानी मशरूम्स, यूस्टिलैगस, स्मट, पक्सिनिया, रस्ट, फंगस, ठीक है। इसके बाद चौथा और आखिरी जो है दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई का। इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। रीजन ये है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अभी तक अननोन है, पता नहीं है क्या है। जब भी पता चल जाएगा तो हो सकता है इसको अदर मेंबर्स के अंदर रख दिया जाएगा, ठीक है। सो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another name and placed under another class. Later, when the linkage were established, fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect, yani sexual stage of member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes या Basidiomycetes. So the Deuteromycetes reproduce only by asexual spore जिसे बोला जाता है कोनिडिया, and the mycelium जो इसका होता है सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है। Some members are saprophytes और पैरासाइट while a large number of them are कैसे होंगे, decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma. ठीक है बच्चों, तो इनके सारे के एग्जांपल्स लर्न करने के मैंने ट्रिक बताए हुए हैं, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं किंगडम प्लांटी। इसके बारे में डिटेल आपको प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ा दिया हुआ है और एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी। सो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग क्या, ऑर्गेनिज्म जिसे बोला जा रहा है प्लांट, ठीक है। फ्यू मेंबर्स जो होंगे इनके आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और पैरासाइट्स। ब्लैडरवर्ट एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कूटा इज अ पैरासाइट. So the plant cell have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall. Mainly किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट include algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, जिसमें हम पढ़ेंगे कि algae, bryophyte में तो true root stem leaf नहीं होता है, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm में होता है। टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, इन दोनों में नहीं होते हैं। साथ साथ में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीडेड होता है, बाकी सारे नॉन सीडेड होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, दो अलग अलग फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। सो द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups. अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग होते हैं,
हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है ना। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो फिनोमिना है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं किंगडम एनिमैलिया। किंगडम एनिमैलिया की बात करते हैं बच्चे लोग, तो इसका भी आपका 4th चैप्टर है ही ऑलरेडी। सो दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट आर मल्टी सेल्यूलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। आपको पता ही एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है, होलोजोइक होता है, बाय इंजेशन ऑफ फूड, एंड दे फॉलो अ डिफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। फिर अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये भी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ना है। एंड साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो टॉपिक में आ जाता है दैट इज बेसिकली स्टूडेंट वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। इफ द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, जिनमें सेल नहीं है उन्हें हम लिविंग तो नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वायरस की बात करें बच्चों, तो ये तो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। होता क्या है कि जनरली अगर ऐसे रहता है वायरस, तो वायरस अगर जनरली नॉन लिविंग के अंदर है, बाहर प्रेजेंट है, तो वो नॉन लिविंग मरा हुआ रहता है। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है वो जिंदा हो जाता है। विच मीन जरा सोचो, बाहर है तो वो मरा हुआ है, और जैसे ही गलती से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला गया तो वो जिंदा हो जाता है। तो इसको ना ही हम लिविंग बोल सकते ना ही नॉन लिविंग बोल सकते। इसे दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिंदा होने के लिए, है ना। सो इसीलिए इसे किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है। सो देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। So they are briefly introduced here. तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया भी हुआ है। All of us who have suffered the ill effect of common cold, flu, known as what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification. क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Since they are not true living, ये true living नहीं है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organism. जो viruses होते हैं वो कैसे होते हैं? Non-cellular होते हैं, that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है? So once एक बार क्या होता है, लिविंग सेल से बाहर, मैंने जैसा कि बताया कि वो क्या, तो इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, कोई फंक्शन नहीं, मरे हुए होते हैं। वंस दे आर इन्फेक्ट अ सेल, एक बार ये क्या करते हैं, सेल को इन्फेक्ट करते हैं। They take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host. क्या कर देते हैं बच्चों, होस्ट को ये किल कर देते हैं। Would you call viruses living or non-living? तो आप क्या बोलेंगे, अगर जरा सोचो, वायरस बॉडी से बाहर है तो इनएक्टिव है, बॉडी में गया तो जिंदा हो गया, यार ये लिविंग है नॉन लिविंग है समझ ही नहीं आता है। इसीलिए आज भी जो कोविड कोरोना वायरस है इसकी मेडिसिन नहीं निकल पा रही, क्योंकि वायरस को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। सो द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर डीजे लवनस्की 1892 में। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको एंड दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, एमडब्ल्यू बिजरिंकी 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट of tobacco could cause infection in healthy plant. Healthy plant में क्या कर दिया, infection cause कर दिया and called the fluid as contagium vibum fluidum, infectious living fluid. उसके बाद W.M. Stanley 1935 में showed that virus could be crystallized. वायरस को भी crystallize किया जा सकता है and crystal consists largely of क्या, protein. They are inert outside their specific host cell. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब उनको अगर बेसिकली लिविंग बोल सकते हैं तो होस्ट के बॉडी के इनसाइड ही। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन एडिशन ऑफ प्रोटीन, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस कंटेन क्या, जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, वायरसेस क्या कंटेन कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों आरएनए डीएनए नहीं होता। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन and the genetic material is infectious. Genetic material कैसा होता है, infectious. In general, virus that infect plant have single-stranded RNA and virus that infect animals उसमें क्या होता है, have either single या double-stranded RNA और double-stranded DNA, दोनों ही होंगे। Bacterial virus और bacteriophage viruses that infect the bacteria are usually double-stranded DNA virus. The protein coat called capsid made of a small subunit जिसे हम बोल रहे हैं capsomere protect the nucleic acid and these capsomere are arranged, मतलब ये जो capsomere है ये कैसे arrange होता है बच्चे लोग, helical और polyhedral, मतलब इस तरह से। ठीक है, so geometrical form, viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza and AIDS in human is also caused by virus, है ना। So in plant the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein curling, dwarfing and stunted growth। ये सारे क्या है, वायरस से रिलेटेड आपके डिजीज है, वायरस से होने वाले डिजीजेस है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग वायरॉइड्स, जल्दी से इसके क्विकली देख लेते हैं। वायरॉइड्स in 1971 T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA. इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए होता है, इट लैक प्रोटीन कोड, वो जो कैप्सोमेयर था वो नहीं होता है। is found in viruses, hence the name पड़ा इसका वायरॉइड्स। वायरस में से प्रोटीन कोड हटा दो, वायरॉइड बन गया। RNA of the viroids was low molecular weight, इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट इज लाइकेंस। लाइकेंस तो पता है बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, एल्गी और फंजाई का, mutually useful association between algae and fungi and algal component is known as फाइकोबायोंट। अलगल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबायोंट बोलते हैं। विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, एंड फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट पार्टनर्स। दोनों का एक म्यूचुअल एसोसिएशन जिसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे had two different organisms within them. So lichen are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. So that's all about this chapter. बच्चे लोग NCERT से लाइन बाय लाइन रीडिंग मैंने करा दिया है। बेसिकली डिटेल स्टडी के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, इस पे आप मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you.